Hello everyone, how are you and your study going on? I hope all is good. It's pre-assumption that you have already watched my previous lecture which I have uploaded day before yesterday regarding Companies Act 2013 Part 1 of CA Foundation paper number 2 Business Law. उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको आगे का क्वेश्चन पढ़ाना चाहूँगी. लेट मी शेयर स्क्रीन, ओपन योर स्टडी मटेरियल. एक्चुअली हमने लास्ट टाइम जो रीड किया था दैट वाज टाइप्स ऑफ कंपनी हम पढ़ चुके थे, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके थे, बेसिक उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे. और स्पेसिफिकली जो हमने डीपली पढ़ा था दैट वाज ओपीसी के रिगार्डिंग पढ़ा था. 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है. और आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी और उसके अलावा वाला पूरा चैप्टर. तो आप अपना स्टडी मैट ओपन कर लीजिए. जस्ट अ मिनट. हमने इसके पहले के सारे कंपनीज के टाइप पढ़ लिए थे. अब जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455 ऑफ दी सेड एक्ट. सेड एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013. वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, है ना. कोई कंपनी ऐसी बनाई हुई है जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, जिसने कुछ प्रॉपर्टी भी होल्ड की हुई है, कुछ असेट्स भी होल्ड की हुई है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. उसने अभी तक किसी प्रकार का कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को उन्होंने नीचे डिफाइन किया हुआ है. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed for obtaining a status of dormant company. इस कंपनी में चूंकि बिजनेस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है तो आप खुद रजिस्ट्रार को अप्लाई करते हो आरओसी को कि हमें इस कंपनी का डॉर्मेंट स्टेटस दे दें. सच लाइक द इनएक्टिव कंपनी है कि इन फ्यूचर इसमें जब भी ट्रांजैक्शन होगा सो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब तक हम कंपनी को स्ट्राइक ऑफ ही करवा दें, ठीक है. यानी कि कंपनी चल रही है इन द आइज ऑफ लॉ बट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अभी तक इसमें एज सच हो नहीं रहे, ठीक है. इस कंपनी को एज सच हम इनएक्टिव कंपनी भी बोलेंगे. मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, जिसने कोई भी अभी तक बिजनेस नहीं किया है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. 2 फाइनेंशियल ईयर हो चुके हैं, उसमें आपने किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया. और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फाइल नहीं किए हैं, जैसे आपका पीएनएल बैलेंस शीट्स होता है ना, वो भी आपने अभी तक फाइल नहीं किया. एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और ना ही आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. ऐसी कंपनी डॉर्मेंट कंपनीज, इनएक्टिव कंपनीज कहलाती हैं. अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अपन ने ऊपर पूछ लिया तो नीचे बता रहा है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस एनी ट्रांजैक्शंस अदर देन, ये जो लिखे हुआ है ना, इनके अलावा वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वाले ट्रांजैक्शंस आपने नहीं किए. मतलब ये वाले जो ट्रांजैक्शन है दैट इज कंप्लीटली कंपलसरी, जिसको चाह के भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो अदर देन वर्ड पर फोकस करना है आपको इसमें, वो मैंने येलो मार्क किया हुआ है. एंड ग्रीन हाईलाइट आपको पता ही है कि जो ऐसा जो पढ़ने से आपको एग्जाम में पूरा आ जाता है एकदम से कि इस पैराग्राफ में कहा क्या हुआ है, ठीक है. तो पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू अ रजिस्ट्रार, ठीक है, कि आप कंपनी ने रजिस्ट्रार को किसी प्रकार का कोई पेमेंट जो फीस है वो पेमेंट मेड बाय टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड अनदर लॉ, किसी लॉ में या फिर किसी एक्ट में जो बताई हुई पेमेंट्स हैं वो वाली पेमेंट्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, आपने अलॉटमेंट शेयर किया इस एक्ट की जो कंडीशंस हैं वो को उनको ध्यान में रखते हुए, एंड यानी ये ऊपर की कंडीशन एज वेल एज 4th नंबर कंडीशन, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. ये वाली चीजों के लिए जो आपने पेमेंट किया है इनके अलावा आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ठीक है, अदर देन दीज ट्रांजैक्शंस. तो वो वाली कंपनी क्या कहलाती है, इनएक्टिव और डॉर्मेंट कंपनी. निधि कंपनी, थोड़ा बहुत आपने कभी सुना होगा कि ऐसी कंपनीज होती हैं जस्ट लाइक द चिट फंड कंपनी होता है, जिसमें मेंबर्स ही अपना पैसा लगाते हैं, मेंबर्स ही अपने पैसे को इधर उधर बांटते हैं, ठीक है. पैसों की प्रकार की हेरा फेरी विद इन दी मेंबर्स ओनली, कि मेंबर्स के ही हिसाब से होती है, ठीक है. मिनी बैंक बोल सकते हैं हम इसको, ऐसा सिर्फ बोल सकते हो, लिखना नहीं है आपको वो वर्ड, ठीक है. Company which has been incorporated as a nidhi with the object of cultivating the habit of cost cutting, thrift and saving among its member, receiving deposit from and lending to its member only. आप deposits भी member से लेते हो और लैंड भी उसी को ही करते हो, ठीक है. देन म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये इसीलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे मेंबर्स का कुछ भी बेनिफिट्स हो हमारी खुद की एक्टिविटीज से, तो इसका ऑब्जेक्ट ही इसी प्रकार का होता है. अब आ जाते हैं हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है. अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें 3-4 वर्ड्स मिक्स होता है तो आपको उस वर्ड का रीडिंग पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है. जैसे लिखा है ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद है मैंने आपको एक उस दिन वर्ड बताया था एनबीएफसी करके एक था, इसी में ही था
कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उसका भी अगर आपको जैसे मीनिंग निकालना, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है ना, तो अगर आपको उनका डेफिनेशंस लर्न करना हो तो आपको दिमाग में, या फिर उनकी पिक्चर क्लियर करनी हो तो आपको दिमाग में ऐसे ही डालना होगा। कैसा? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है यानी कि बोले तो किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड, ठीक है। अब फाइनेंशियल यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंस का काम करता है। फाइनेंस का काम मतलब क्या? पैसा लेना और पैसा देना, ठीक। अब किसके अंतर्गत फाइनेंस का काम करता है? पब्लिक, यानी कि पब्लिकली पैसा देने और लेने का काम करते हैं वो इंस्टीट्यूशन क्या कहलाते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआईज। By virtue of Section 2, subsection 72 of the Companies Act 2013, the following institutions are to be regarded as public financial institutions. इन institutions को PFI बोला गया है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोई डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक है वो, और फिर स्पेसिफाइड कंपनी रिफर्ड टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नेम है, इसको एक्सप्लेनेशन को कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखा हुआ है कि ये वाले नेम्स आपको लर्न करना है, सो यू हैव टू लर्न इट, ओके। कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई, ठीक है। अच्छा, वो क्या कंडीशन है जो एज ए पीएफआई बनने के लिए जरूरी है? नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट। अदर देन दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड होगा ही होगा, इसके अलावा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उस पर एप्लीकेबल एक्ट होगा उसमें वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है। या फिर उसने जैसे ये बोला ना, अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, चाहे तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, या फिर इसके प्रीवियस वाला जो कंपनीज एक्ट था 1956 उसमें रजिस्टर्ड हो, या उसके प्रीवियस वाला कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, बट वो किसी न किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की भी इस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उनका भी कोई अगर एक्ट हो तो उसमें भी वो पर्टिकुलर आना चाहिए, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई तो इंश्योरेंस एक्ट भी उस पर एप्लीकेबल होता है, राइट। Not less than 51% of paid up share capital is held or controlled by the central government or state government or partially by central, partial by state. 51% एटलीस्ट तभी तो होना चाहिए किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर पार्शियली सेंट्रल पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट के पास, राइट। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फाइनली हम वो टॉपिक पर आ गए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। प्रमोट, देखो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? जैसे अपन ऊपर बहुत बार पढ़ा कि कंपनी इज मतलब कि कंपनी का जो बर्थ है इन द आइज ऑफ लॉ होता है, राइट। आइज ऑफ लॉ होता है, उसकी बहुत सारी फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला वर्ड जो इसमें आ रहा है दैट इज प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होता है मैं आपको सिंपली बता दूं, देखो टेक्निकल डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, बट एक पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्रमोटर मीन्स वो पर्सन जिसने पहली बार सपना देखा कि मुझे कंपनी बनानी है, ठीक है। लगभग हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर्स ही फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सक्राइबर सभी होता है, ठीक है। बट वो पर्सन जिसने आपको ये आइडिया दिया हो कि मुझे कंपनी बनाना है, देखो कंपनी बनेगी बहुत सारी स्टेप से होकर गुजर कर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने आज सोचा आज कंपनी बन जाती है। प्री इनकॉर्पोरेशन काम ही बहुत सारे होते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन काम होता है, राइट। तो ये सारे काम करने का ख्याल पहली बार जिसके दिमाग में आया, भले उसने वो काम किया नहीं किया, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन वो प्री इनकॉर्पोरेशन की पूरी प्रोसीजर में साथ आपके साथ खड़ा हुआ है, वो कहलाता है प्रमोटर, ठीक है। In simple terms, we can say person who from the company are known as promoters. It is say that who conceive the idea of forming a company, जिसका पहला बार आइडिया होगा, ठीक है। They take all necessary steps for registration. कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी steps required है वो लेगा। It should, however, be noted that person acting only in a professional capacity, that is solicitor, banker, accountant, etc., are not regarded as promoter. देखो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में आपको ये सारे लोग पहले लगता है, बैंकर्स भी लगता है, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। सॉलिसिटर जो आपको फंड्स का इधर उधर पैसा अरेंज करके देते हैं, आपको अकाउंटेंट्स लगता है, सीएस लगता है, ये ऑल दिस पर्सन लगते हैं, बट इट डजंट मीन कि ये सारे प्रमोटर हो गए, ठीक है। प्रमोटर वो जिसने बोला कि ये सब काम हम करेंगे, जिसने स्टार्ट किया, जिसने ये इनिशियल लिया, जिसने स्टेप्स लिया, ठीक है, जिसने अल्टीमेटली जिसके दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया, ठीक। Formation of company, section 3 of Companies Act 2013 deals with the basic requirement with the respect of constitution of company, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 आपको बताता है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने मेंबर्स लग रहे हैं अपन को? कम से कम 7, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2, ठीक है, और ओपीसी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें कि कम से कम और अधिकतम एक ही पर्सन, ठीक है। ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, बस एक ज्यादा एलॉबरेटिव वे में लिखी हुई है जो मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 बोलता है, कैसे बोलता है? Section 7 of the Companies Act 2013 provide for the procedures to be followed in incorporation of the company. The first one, filing of the documents and information with the registrar.
आपको आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। रजिस्ट्रार बोले तो आरओसी जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब रजिस्ट्रार के पास आपको डॉक्यूमेंट देने, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको, जो भी कंपनी बनानी है तो सबसे पहले इसके 2 फंडामेंटल्स, जो आधारभूत अपन जिनको बोलते हैं, जो नींव होता है 2 डॉक्यूमेंट, दैट इज MOA एंड AOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो कंपनी आप फॉर्म कर रहे हो उसमें तो सारी चीजें आप मेंशन करोगे ही सही MOA और AOA में। इसके अलावा आपको ये भी होगा कि जिन जिन ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, जो जो उसके डायरेक्टर्स हैं, उन सबके डिक्लेरेशंस, उन सबके एड्रेस प्रूफ, अगर आप किसी का दूसरे का बिजनेस यूज कर रहे हो, बिजनेस इन द सेंस की एड्रेस, अब जैसे ये है कि कंपनी अभी तक बनी नहीं है, प्री इनकॉर्पोरेशन काम चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस ऑलरेडी हो जहां पर आप कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, जहां से आप कंपनी को ऑपरेट करोगे, जो कि कंपनी का ऑफिस प्लेस होगा, अगर वो है तो फाइन, अगर अदरवाइज अगर आप वो किसी पर्सन का ले रहे हो कि हम अब फिलहाल आपका रजिस्टर ऑफिस यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे कंपनी जब उसके ऑब्जेक्ट अचीव होते जाएंगे, जब उसका प्रॉफिट्स आते जाएगा तब हम बनाएंगे, या वॉट एवर, या हम बाद में बनाने का प्लान है, तो आप जिससे ले रहे हो तो उसका एक NOC लगेगा आपको, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की हाँ मैं मेरी सहमति से आपको मेरा ऑफिस दे रहा हूँ, समझ लो। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने पड़ेंगे ROC के पास। कौन से ROC के पास, within whose jurisdiction the register office of the company is proposed to be situated। ROC स्टेट वाइज होते हैं, ठीक है, तो उस स्टेट में आपको फाइल करना है आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बिजनेस तो बियॉन्ड स्टेट्स कर सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस तो एक पर्टिकुलर स्टेट में आप बनाओगे ही सही ना, तो वहां के रजिस्ट्रार को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन ड्यूली साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। देखो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बोले तो क्या होता है, सब्सक्राइबर यानी वो पर्सन जिन्होंने आपके पहली बार वाले शेयर लिए हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात चल रही है ना, तो हर वर्ड एक प्रकार से पहली बार वाला होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये तो हो गया कि ऊपर आपने सब्सक्राइबर के साइन के साथ MOA AOA दे दिया। अब दूसरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो पर्सन कौन सा, या तो वो एडवोकेट होगा, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होगा, जो आपको क्या बोलेगा, एंड ये डिक्लेरेशन के अलावा और पर्सन का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो कौन सा है, बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। इनमें से भी किसी का डिक्लेरेशन जो कि उस कंपनी के ऑलरेडी हैं, वो जो ऊपर के पर्सन थे, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड PCS, ठीक है, वो बाहर के पर्सन थे, उनका डिक्लेरेशन, एज वेल एज जो इन द एम्प्लॉयमेंट में है उनका डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन द रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इन्सिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विद, कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो फॉर्मेलिटी बनता है हमने तो भाई कर डाला है, ठीक है, यानी कि हम किसी भी आपके नियम, किसी भी रूल्स रेगुलेशंस की उल्लंघना नहीं कर रहे हैं, ठीक, वो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा इन अबव पर्संस का। डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्संस नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग दैट, इन सभी के भी डिक्लेरेशन लगेंगे। किसके डिक्लेरेशन, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने आपके पहले शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, जिन्होंने आपके पहले शेयर्स को सब्सक्राइब किया उनका, और या फिर जो आपके कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में तो आप चाहो तो डायरेक्टर्स को हम रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। आज जो हमारे डायरेक्टर्स हैं हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ना रहे, बदल जाता है, बट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो डायरेक्टर्स हैं उन सबका डिक्लेरेशन लगेगा। डिक्लेरेशन ये होगा कि ही इज नॉट कन्विक्टेड एनी ऑफ द ऑफेंस इन द कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और ठीक है, कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं किया है, कंपनी को फॉर्मेशन करते हुए सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया हुआ है, उनको किसी भी लॉ ने पागल घोषित नहीं किया है, दिवालिया घोषित नहीं किया है, या फिर वो गिल्टी और फ्रॉड में नहीं है, ठीक है। प्रीवियस कंपनी लॉ एटलीस्ट 5 ईयर्स तक, यानी अगर किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है, उसको डिफॉल्टिंग स्टेटस मिला है बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, या बाय एनी अंडर एनी ऑफ द एक्ट, या किसी एक्ट में, तो भी उसको 5 साल हो गए, मतलब 5 साल बाद आप डिफॉल्टी पर्सन भी इसमें एंटर हो सकता है, ठीक है। वो भी केस टू केस डिफरेंस करता है कि कैसे वाले लेवल का डिफॉल्ट था। And all the documents filed with the registrar for registration of the company contain information is the correct and complete true of the best of their knowledge and belief। सीधी सी बात है बेटा, आप अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अपने रिज्यूमे में ये लाइन लिखते हो कि वॉट एवर इज मेंशन अबाउट इट इज द ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है, एज ए डिक्लेरेशन।
ठीक है। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस की भाई रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपका भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो आप कंपनी एड्रेस कहाँ से करेगी, जो मैंने बताया ना कि अगर किसी और पर्सन से आप ले रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो उसके डायरेक्टर्स होता है ना, अपनी लैंड, अपना कोई बिजनेस, अपना कोई होम, हाउस, ऑफिस, प्लेस दे देता है कंपनी को कि जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा तब तक हम इसमें काम चालू करते हैं, तो उस वो पर्सनल फिर अपना एनओसी भी देता है। ठीक है, तो वो होता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंसेस की भाई कंपनी से कहाँ पर कम्युनिकेशन होगा वो भी आपको आरओसी को देना पड़ता है। इट इज ऑल्सो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम ऑफ फैमिली, नेम्स, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, सारे सब्सक्राइबर का फुल्ली डिटेल। ठीक है, पब्लिक कंपनी है तो 7 मिनिमम सब्सक्राइबर आपके होंगे, है ना। पर्टिकुलर नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर्स का भी डिटेल देना पड़ेगा जो कि उसके फर्स्ट डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, उनके डिन नंबर्स देने पड़ेंगे। देखो, डायरेक्टर अपने डायरेक्टर पोस्ट के अलावा एक चीज है जो मिलने के बाद ही वो डायरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर। तो ये नंबर भी उसको वहां पर मेंशन करना पड़ता है, जो आप पहले एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी को सारी चीजें देते हो ना वहां पर। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका आरओसी ये सारी चीजें चेक करता है, उसको सभी अगर सुटेबल लगता है, सब एज इट इज ओके लगता है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब वो आपको देगा उसके बाद वहां पर अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक सिन नंबर होता है हर कंपनी का। इवन आप अगर एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे ना, जब कंपनी को सर्च करते हो तो अगर आप वो सिन नंबर डालते हो तो कंपनी इजीली फाइंड आउट हो जाती है। हर कंपनी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन का कैसे होता है, हमारा आधार नंबर होता है, वोटर आईडीज होता है। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी अपने सिन नंबर से जानी जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, वो नंबर आपको आरओसी दे देता है इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Maintenance of copy of all documents and information. The company shall maintain, preserve its registered office copies of all document information as originally filed till the dissolution under the act. ठीक है, जो आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड ऑफिस और ये सारी चीजें फाइल करी हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है एट द डिसोल्यूशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, यानी कि जब तक आपको एक्ट बोलता है तब तक आपको नेसेसरी है, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता है तब तक आपके लिए चीजें नेसेसरी है, आपको कंपलसरी रखनी पड़ती है। ठीक, furnishing of false and incorrect information और suppressions of material fact incorporation। ठीक है, होता क्या है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपने कोई भी चीज छुपाई, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करने वाले कौन से लोग हैं, प्रमोटर से लेकर तो डायरेक्टर, डायरेक्टर से लेकर तो सब्सक्राइबर, इन सभी में से अगर किसी ने भी कोई भी चीज छुपाई है या फिर कुछ गलत बताया है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो होगा ही नहीं, आपको इनफैक्ट सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी इंपोज हो जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ही बात नहीं है, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑल्सो, कि आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद आप चीजें छुपा रहे हो, ठीक है, या कुछ डिफॉल्ट कर रहे हो, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी लाइबल होती है अंडर दी एक्ट एज ए पेनल्टी। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर देगा, देखो, वेयर अ कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है जिसने की कोई एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई इन्फॉर्मेशन दी है, या तो वो झूठी है या तो उसने कुछ छुपाया है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया है जो उसमें एक्चुअली था नहीं, तो क्या हो जाएगा, any of the document or declaration filed made for the incorporation of the company by the fraudulent action, the tribunal may on the application made to it, आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन जब फाइल करोगे तो ये वाली, तो ऐसा अगर कुछ भी पाया जाता है तो ट्रिब्यूनल आपको क्या ऑर्डर दे सकता है, देखो, ट्रिब्यूनल आपको वारंट इशू करेगा, किस चीज का, पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट, जो उनको सूट होगा, ठीक है, जो उनको ठीक लगेगा। यहाँ पर ट्रिब्यूनल मतलब कौन है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कि कंपनीज के रिगार्डिंग सारे मैटर हैंडल करता है। वेयर अ कंपनीज हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय, सॉरी, फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कोई और करेगा। ठीक है, ये आप डीपली पढ़ोगे, आई थिंक सो आपको IBC एक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, 2016 का एक एक्ट है जो कि एकदम बढ़िया एक्ट है ये बताने के लिए कि NCLT का एक्चुअली रोल क्या है रिगार्डिंग द कंपनी वाइंडिंग अप एंड इनकॉर्पोरेशन की, उनमें जो भी गलत गलत होता है तब उसका रोल क्या हो जाता है वो आपको ये बताएगा। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो वर्ड है वो उसके लिए डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा किस चीज के रिगार्डिंग, कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन करे, क्योंकि वो कंपनी का मैनेजमेंट गलत हाथों में है ना, तभी तो आप झूठ बोल रहे हो, अगर सच्चे होते तो आपको झूठ बोलने का जरूरत नहीं पड़ जाता ना ये सब चीजों में। ठीक है, डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, ट्रिब्यूनल चाहे तो ये भी डायरेक्ट कर सकता है, उस समय ये आपको आदेश दे सकता है कि अब यहाँ के मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है,
हालांकि कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, एज वी ऑल नो, कंपनी का नहीं, सॉरी, कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बट अगर आप ऐसा कुछ करोगे, ट्रिब्यूनल को झूठा कुछ दोगे या कुछ छुपाओगे, ट्रिब्यूनल को जब ये लगेगा कि कंपनी का उद्देश्य जो होना चाहिए पब्लिक के हित में होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के हित के बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ। जो लॉ बन रहे हैं सिर्फ इसीलिए बन रहे हैं कि पब्लिक भी प्रोटेक्ट हो और कंपनी भी अपने वेल मैनेजमेंट में काम करे, ना कि झूठ बोलकर और फॉल्स कुछ भी चीजें देकर, ठीक है। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी, या फिर अगर उसको लगता है कि अति हो गई है तो फिर डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं, नेम रिमूवल कर देती है। पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीजर्स के लिए जा सकती है। देखो, वाइंडिंग अप की प्रोसीजर्स एक अपने आप में एक लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें ये सब चीजें हैं कि भाई पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, कंपनी की लायबिलिटी को कैसे पे ऑफ करेंगे, कैसे हम उसकी बाकी के एसेट्स को रियलाइज करेंगे, ठीक है, ये सारी प्रोसीजर्स लेंथी विद एकदम। अब क्या है, प्रोवाइडेड दैट, और या फिर इसके अलावा कोई भी ऑर्डर जो कि ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है ना, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर देने से पहले ट्रिब्यूनल कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड देगा, यानी कि कंपनी की भी सुनवाई होगी। अपन बोलते हैं ना कि सभी को बोलने का मौका दिया जाए इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, यानी जो भी आपको तारीख पे तारीख यहाँ पर मिलेगी उसमें आपको पूरा पूरा चांस दिया जाएगा कि कंपनी के हित में आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, उसके बाद ट्रिब्यूनल ये सारी चीजें ऑर्डर देगी। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस, मैंने आपको इसी लेक्चर में पहले बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है स्पाइस। उसका फुल फॉर्म है स्पेसिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, स्पाइस ई उसको बोलता है। अब ये वाला फॉर्म एक अपने आप में इतना धासु फॉर्म है बच्चों कि इसमें सारी चीजें आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब सिर्फ कंपनी का आपको नेम सिन ये नहीं मिलेगा, इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको टिन टैन जीएसटी सारी चीजें एक फॉर्म में मिल जाती हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब देखो क्या हो जाता है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो क्या हो जाएगा, जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं सारे के सारे मेंबर्स बन जाएंगे, कंपनी का बर्थ हो जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, कंपनी अपने सारे ट्रांजैक्शंस कर पाएगी चाहे वो किसी भी तरीके के क्यों ना हो, जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही पूरा होगा, ठीक। अब अपन आ जाता है कि ये क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल अपने आप में एक नया टॉपिक है, बट फिर भी मैंने छोटा सा हिंट आपको दिया था इन माय प्रीवियस लेक्चर, चलो यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ आपको डीपली, अब ये टॉपिक जब आ ही चुका है तो देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, कंपनी की कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है, ये पूंजी वो होती है जो कि कंपनी, हम यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर लेकर चल रहे हैं, पब्लिक कंपनी का एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करनी है पूरी पिक्चर, ठीक है। अब होता क्या है कि कंपनी पर जो पैसा लगा हुआ है वो कंपनी के बाहर के मेंबर्स ने, बाहर के पर्सन्स ने लगाया है, और उन पर्सन्स ने जब कंपनी में पैसा लगाया तो वो बिकम हो गए मेंबर्स, ठीक है, यानी पहले वो नॉर्मल पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपको कंपनी को ये ठीक लगा कि हाँ हम इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट है या फिर हम इसको दे सकते हैं, तो कंपनी ने उसको शेयर्स क्या किए, अलॉट किए, तो वो कंपनी का क्या बन गया, मेंबर बन गया, और कंपनी को इस तरीके से उनकी कंपनी के हाथ में बहुत सारी क्या आ गई, कैपिटल, ठीक है। तो अब इस कैपिटल के कुछ टाइप्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला वाला जो कैपिटल होता है, सबसे बड़ी कैपिटल, ठीक है, जिसका नाम है नॉमिनल और अथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, यूजुअली इसको बार बार इसका जो टर्म यूज होगा वो अथराइज शेयर कैपिटल होगा, ठीक। अथराइज शेयर कैपिटल मींस व्हाट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अथराइज है ना, ये शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल है जो कि आपके आर्टिकल में तो मेंशन है ही, ठीक है ना। अब वो कैपिटल आपने आरओसी के पास बताई है कि ये हमारी अथराइज शेयर कैपिटल होगी, जो कि डिसाइड करने वाली कंपनी खुद होती है ना। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये वाली जो शेयर कैपिटल ये मेरी अथराइज कैपिटल है, मैं मैक्सिमम इतने ही शेयर्स इशू करूंगा, इससे ज्यादा मैं शेयर्स इशू नहीं करूंगा। आप इसमें एक बल्क अमाउंट दे देते हो जो कि आपको एक्सपेक्टेड होता है, सपोज मैंने बोल दिया कि 10 लाख रुपए, ठीक है, ये बहुत छोटा सा ही अमाउंट है, बट एक एग्जाम्पल क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आपने मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, सब्सक्राइबर थे, जो प्रमोटर्स थे, पहली बार जब उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि अथराइज शेयर एक बार फिक्स हो गई तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपको एमओए में अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टर करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो अब पहले ही कंपनी डिसाइड करके रखती है कि हम एक मैक्सिमम लेवल बता दें कि हम उसके आजू बाजू घूम लेंगे फिर, ठीक है, तो वो ग्रेट एक्सटेंट, वो मैक्सिमम लेवल जहां पर कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया होता है आरओसी के पास कि हम इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करेंगे। सब सपोज आपने बोला कि 10 लाख,
10 लाख आपका शेयर है 10 रुपीज का, ठीक, 10 रुपीज का आपका शेयर है, तो आपने 1 लाख रुपीज शेयर मार्केट में इशू किया, 10 रुपीज का शेयर, आपका अथराइज शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख। अब जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा 10 लाख एक ही टाइम में इशू करो, हो सकता है कि आपने अभी बोला कि मुझे 7 या 8 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपने क्या किया, अथराइज शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा पब्लिक में इशू कर दिया, ठीक, मान के चलो हमने कि 8 लाख की इशू किया है ना, 10 लाख हमारा अथराइज शेयर कैपिटल था, 8 लाख आपने इशूड किया। अब इशूड किया इन द सेंस आप ये सोच रहे हो कि हम 8 लाख रुपए पब्लिक से मांगेंगे, राइट, 8 लाख रुपए आप सोच रहे हो कि पब्लिक से मांगेंगे, तो जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपके शेयर सब्सक्राइब हो, ठीक है, 8 लाख में से हो सकता है कि आपका जो इशू है, देखो इशू कैसा होता है, पब्लिक इशू या फिर पब्लिक इशू होता है, इसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और अगर वो आप बाद में इशू करते हो नेक्स्ट टाइम तो उसको हम फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं, एफपीओ बोलता है। इन सब की अपने आप में कहानी बहुत डीप है, एंड आई सपोज कि आपको ये सब चीजें पता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उड़ा रही हूँ, बट इफ एनी केस अगर आपको ये नहीं भी पता है, मैंने आपको बार बार बताया, यू कैन गो टू माई पर्सनल चैनल द दीपा मैम लाखवानी, उसमें ये सारी चीजें डीपली इलॉबरेट है, क्योंकि वो चैनल 11th और 12th के अकॉर्डिंग है, नॉट फॉर सीए फाउंडेशन, ठीक है, तो अगर आपको वो कंसेप्ट भी पढ़ना है तो वहां पर कर सकते हो, ठीक। अथराइज शेयर कैपिटल मैंने बताया 10 लाख रुपए मैक्सिमम शेयर कैपिटल, उसका कुछ भाग आपने पब्लिक में इशू किया, दैट इज 8 लाख रुपीज, ठीक है। अब 8 लाख में से पब्लिक ने, मान के चलो आप आपने 12th में 3 टर्म्स पढ़े थे, अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब, 2 टर्म्स पढ़े हुए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपने 8 लाख रुपए सोचा था कि हम पब्लिक से लेंगे, बट आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन आ गया, 12 लाख रुपए का आ गया। 12 लाख को तो आप वैसे ही नहीं देख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने इशूड कितना किया, 10 लाख रुपीज इशू किया, और एक बार जितना इशू कर लिया, यानी कि इस टाइम पर तो हम 8 लाख इशू किया, सॉरी आपने, तो 8 लाख से ज्यादा आप पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका इशू 6 लाख पर ही सब्सक्राइब खत्म हुआ, यानी कि उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, कंपनी के गुडविल या फिर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारी, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। तो उन सभी रीजन से आपका इशू या तो अंडर सब्सक्राइब हुआ या तो ओवर सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, ये एक प्रकार का हो गया इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल के बाद जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, 8 लाख रुपए, 10 लाख से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, 8 लाख आपने पब्लिक में अभी दिया, क्योंकि आपने सोचा 2 लाख रुपए हम बाद में जब जरूरत लगेगी हम तब करेंगे। 8 लाख आपने पब्लिक में दिया, 8 लाख पब्लिक ने नहीं लिया, एप्लीकेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का आया, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। 6 लाख में से फिलहाल आप कॉल्ड कर रहे हो, आप जो कॉल करते हैं ना अपन एप्लीकेशन मनी, वो तो पहले ही आ गया, अलॉटमेंट मनी भी पहले आ गया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो ये वाले जो कॉल्स होती हैं, अभी आपने फिलहाल सोचा कि 6 लाख का ही हमारा इशू सब्सक्राइब हुआ है, हमें फिलहाल 4 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, हमने 4 लाख ही बुलाया, दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 4 लाख आपने बुलाए, अब पब्लिक से आपने 4 लाख मांगे, जरूरी बिल्कुल नहीं कि पब्लिक आपको पूरे 4 लाख रुपए देगी, पब्लिक ने आपको 3 लाख रुपए दिए, 1 लाख के जो पर्सन शेयर होल्ड करते थे उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, आप तो हमारे शेयर फॉरफिट कर लो, ठीक है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स भी आपने पढ़ा हुआ है, अंशों का हरण सुना है ना, कि जब कोई कॉल्स का पेमेंट नहीं करे हम उसको 1 बाय 1 पहले प्यार से नोटिस भेजते हैं, फिर थोड़ा सा पोलाइट लैंग्वेज में बोलते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बोलते हैं, फिर अगर फिर से वो नहीं सुनता है तो 3-4 नोटिस के बाद हम उसका शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सब कहलाता है नॉन पेडअप, मतलब जिन्होंने नहीं दिया। तो ये कॉल्ड अप यानी आपने जितना बुलाया, आपने जो बुलाया उसमें से पब्लिक ने जितना पे किया, दैट इज पेडअप, ठीक है। ये आपका हो गया ओवरऑल शेयर कैपिटल। अब अपन आ जाते हैं शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, आपकी जो कैपिटल जिन पार्ट्स में डिवाइड है, जिन हिस्सों में डिवाइड है, दैट कॉल शेयर्स। बेसिकली शेयर्स आपके 2 टाइप्स के होता है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसकी भी कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। देखो मैं एज अ स्टोरी टाइप आपको बता दे रही हूँ, प्रोविजनल सेक्शंस आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें रटने वाली होती हैं, बट अगर आपको पिक्चर क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो रटना आसान होता है। सी आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको रटना है, बट क्या लीगल लैंग्वेज है, आपको जो डेफिनेशंस लिखा हुआ है वो डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेंगी, उसमें दीपा मैम कुछ नहीं कर सकती कि मैम ये मुझे लर्न नहीं हो रहा है, बट अगर पिक्चर क्लियर है तो हमें उसे टेक्निकल वर्ड्स में मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है, ठीक। नेचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या हो जाता है आपका, कि कंपनी का जो कैपिटल है, जो मैंने ऊपर कैपिटल बोला ना, वो हिस्सों में विभाजित होती है, उसको बोलते हैं शेयर। शेयर एक प्रकार का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल का जो पार्ट है कंपनी की, दैट इज कॉल्ड शेयर। बेसिकली शेयर्स टू टाइप्स के हैं। शेयर मतलब यहाँ पर इसकी जो क्वालिटीज हैं शेयर की, वो ये है कि शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है। आपका कंपनी में जो मॉनेटरी इंटरेस्ट है, जो वोटिंग राइट इंटरेस्ट है, वो कहलाता है शेयर। शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि ट्रांसफरेबल है, ठीक। ट्रांसफर इसको करोगे, जैसे हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वैसे ही शेयर के ट्रांसफर पे भी स्टैम्प ड्यूटी पे लगता है, 0.25% है, फिर भी चेक कर लीजिएगा रेफरेंस के लिए।
शेयर शुड बी नंबर्ड, सारे शेयर्स पर उनका एक स्पेसिफाइड डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव नंबर यानी कि ये कि मैंने जो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया, आपका नाम तो उसमें है ही, लेकिन वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में 1 से लेकर 10 तक शेयर आप होल्ड करते हो, ठीक है, फिर 11 से लेकर 20 तक कोई अदर पर्सन होल्ड करता है। इट डजंट मीन कि मैं 10 का स्लैब ले रही हूँ, ये सिर्फ इजी करने के लिए। ऐसा डिस्टिंक्टिव नंबर आपका कोई भी बंच हो सकता है, क्योंकि फिर उसमें से आप कुछ पोर्शन ट्रांसफर करते हो, कुछ कोई स्प्लिट करते हो, पूरी अच्छी खासी कहानी है शेयर्स को लेकर, है ना। अभी आपके सिलेबस में जो है मैं आपको उतना बताती हूँ। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, 2 टाइप्स के आपके शेयर कैपिटल है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, नाम से क्लियर होता है, थोड़े बहुत आपने सुना भी है। समता अंश, इक्विटी शेयर्स होता है ना, समता अंश, और प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकारी अंश, ठीक है। तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स का पिक्चर क्लियर करते हैं। प्रेफरेंस शेयर नाम से ही पता चलता है कुछ तभी तो इनको प्रेफरेंस है। क्या प्रेफरेंस है? एक तो इनका प्रेफरेंस ये है कि अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी, सी मेरे वर्ड्स को गौर कीजिए आप, अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी, इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी डिविडेंड बांटे ही, ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद मिलेगा इक्विटी वालों को, ठीक। अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पहले जो पे ऑफ होगा, जो हम बोलते हैं रिडीम, जिसको बोलते हैं कि पैसा चुकाना, वो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स का होगा। प्रेफरेंस शेयर्स के अपने आप में बहुत सारे टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म वोटिंग राइटिंग, ठीक है, वोटिंग राइट्स कि आपका सभी पर एक समान वोटिंग राइट, और दूसरा होता है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एज पर दी क्राइटेरिया कुछ भी कंपनी डिसाइड करती है उसके हिसाब से वोटिंग राइट्स होते हैं। यूजुअली हम बात करें इक्विटी और प्रेफरेंस की, तो इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स मिलता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे केसेस हो जाता है जब कंपनी की मीटिंग में आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी वोटिंग राइट मिल जाता है, ठीक है। अब वो ये हो जाता है कि भाई जैसे सपोज उनके राइट्स हार्म हो रहे हैं, उनको बहुत समय से डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी ने डिक्लेयर भी किया ऐसा, तो उस समय पर उनके वोटिंग राइट्स अरोज हो जाते हैं ना, अदरवाइज नहीं। देखो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो 2 वर्ड टेक्निकल दे रहा है कि 2 चीजों में प्रेफरेंस, पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा रीपेमेंट। रीपेमेंट यानी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, पेमेंट अपन पहले किनको करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, उसके बाद हम किसको देंगे? इक्विटी शेयर्स वालों को, ठीक। अब बनाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत देर से आप सुन रहे हैं, फाइनली आपका वेट ओवर होता है ना। चलो अब हम पढ़ लेते हैं। एमओए क्या होता है? देखो, इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ इट्स पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये कंपनी के दोनों भी, चाहे एमओए हो या फिर एओए हो, दोनों ही कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बोले तो जो कि कंपनी के आधारभूत स्तंभ हैं, इन्हीं दोनों में कंपनी के पावर से लेकर तो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स मेंटेन होते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ही कंपनी अपने सारे राइट एक्सरसाइज करती है, सारी ड्यूटी उसको फॉलो करती है। ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड द एक्ट नहीं होते हैं कि भाई एक्ट को कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, भाई आपके जो जी में आ रहा है वो नहीं लिखोगे आप। ऑफकोर्स एमओ ड्राफ्ट करने वाले कंपनी के सब्सक्राइबर ही होते हैं, प्रमोटर्स ही होते हैं, जो इनिशियली कंपनी को गाइड करता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वही पर्सन होता है। बट बियॉन्ड द एक्ट आप कहीं भी काम नहीं कर सकते हो, मतलब कंपनीज एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा, दोनों में उसको फॉलो करते हुए ही चीजें मेंटेन होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्यों रजिस्टर्ड करते हैं? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, कंपनी का उद्देश्य ही इसमें डिफाइन होता है। इट्स एनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील्स विद द कंपनी टू नो व्हाट इज पावर्स एंड एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन। इसी से लोगों को पता चलता है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं। द रीजन बीइंग, दोनों भी डॉक्यूमेंट पब्लिकली होते हैं, ठीक है। एमओए तो ऐसा पब्लिकली डॉक्यूमेंट है जो उसको नॉमिनल फीस के साथ कंपनी के कोई भी पर्सन, आइदर यू आर मेंबर और नॉट, डजंट मैटर एट ऑल, आपको अगर कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या वो उसके राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है, तो वो पावर्स आप एमओए के थ्रू देख सकते हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, किसी भी कंपनी का एमओए कोई भी पर्सन देख सकता है आफ्टर पेइंग प्रिस्क्राइब फी। A memorandum is a public document under section 399 of the Companies Act. MOA के अलावा काम किया या कॉन्ट्रैक्ट तो माना जाएगा अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी एंड वॉइड एब इनिशियो। ये अपन आगे पढ़ेंगे इस चीज का पूरा पिक्चर, ठीक है। कि अगर आपने एमओए में जो लिखा है, एमओए खुद अपने आप में एक्ट से बंधा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है। तो अगर आपने उसी के जो कंपनीज एक्ट में है उसी को मेंशन करते हुए एमओए में चीजें लिखी हैं, लेकिन अगर आपने उसके अलावा कुछ काम किया, उसको तोड़कर कुछ काम किया, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस एक्ट, ठीक है। और ऐसा अल्ट्रा वायरस एक्ट जो कि एमओए को तोड़ के काम करता है कंपनी का, वो सारा का सारा एक्ट, वो सारा का सारा काम वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो बोले तो नल, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, माना जाएगा कि कंपनी ने कुछ नहीं किया, है ना।
हालांकि हर चीज के अपने आप में एक्सेप्शन है। देखो अगर कोई मैं चीज बोलूं तो वो उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एमओए में जो काम लिखा हुआ है आप वही करोगे, अगर उसके अलावा गया तो दैट इज अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द एक्ट, मतलब उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये लाइन मैंने बोला, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन इस लाइन को आप यहीं पर स्टक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला लाइन यहाँ सूट हो रहा है। आगे चल के वो ये मेंटेन करता है कि बियॉन्ड द एमओए की अगर आपने किया तो फिर उसके क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, कैसे उस चीजों को छूट मिलती है, या फिर उस अल्ट्रा वायरस को मैनेज करने के लिए कौन सा डॉक्ट्रिन आया है ना, तो वो सारी चीजें हैं। बट वो हो सकता है कि इस लेक्चर में ना आए, है ना, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जो चीज मैंने बोली है वो सिर्फ यहाँ पर फिट होती है, उसके आगे के लिए दूसरी चीजें हैं। कंटेन ऑफ एमओए, एमओए में क्या क्या होता है, नेम क्लॉज, कंपनी का नाम, ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाना, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। स्टेट इन रजिस्टर ऑफिस कंपनी, हाँ, और उसके बाद सेकंड जो क्लॉज होता है वो कौन सा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कि एड्रेस क्लॉज जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। थर्ड क्लॉज जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट क्लॉज रहेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज भी दो पार्ट्स अपने आप में डिवाइड है कि इसमें मेन ऑब्जेक्ट रहता है, फिर एंसिलरी ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है तो वो भी उसमें मेंशन करना पड़ता है आपको, ठीक है। कैपिटल क्लॉज, कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताई सारी, अथराइज कैपिटल से लेकर तो फेड अप, इशूड, सारी कैपिटल, ठीक है। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज यानी क्या हो जाता है, मैंने बताया था ना आपको पहले कि कंपनी के वो कुछ पर्सन जो पहली पहली बार कंपनी के शेयर्स लेते हैं, दैट्स कॉल्ड सब्सक्राइबर्स, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सब्सक्राइबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर। तो एसोसिएशन क्लॉज यानी कि उसमें सब्सक्राइबर का डिटेल लिखा होता है कि ये पर्सन है, यहाँ रहता है, ये इसका एड्रेस है, इसने इतने इतने शेयर्स कंपनी के लिए हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके। और ओपीसी एक कंपनी जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में मेमोरेंडम के ये वाले क्लॉज के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है जिसका नाम है नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज याद करो, मैंने बताया था आपको कि ओपीसी में ये मेंशन करना जरूरी होता है कि भाई मैं जैसे ओपीसी खोल रही हूँ तो मेरी डेथ के बाद कौन उसे कंटिन्यू करेगा, कौन मेरा नॉमिनी होगा, ठीक है, तो वो नॉमिनेशन क्लॉज में लिखा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ऊपर मैंने नाम बहुत बार आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोले तो आपका जो एमओए में लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपके एमओए में पावर्स हैं, अगर आपने उसके बियॉन्ड जाकर कुछ काम किया, उन पावर के अगेंस्ट आप गए हो, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने ग्रीन लिखा है ना, वो ऐसी टैगलाइन होती है कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपको पूरी पिक्चर तो एग्जाम टाइम में क्लियर हो ही जाएगी, आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। सीधी सी बात, जो बात आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं वो वॉइड होगी ab initio, ठीक है। यानी कि एमओए, हम पहले ही क्या बोल रहे थे, देखो इसकी पिक्चर समझो आप, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्यों आया, कि एमओए में आपने लिख के रखा है कि ये हमारे पावर्स हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि मैं बियॉन्ड द पावर्स काम करूं, ठीक है, अगर उसने बियॉन्ड द पावर्स काम किया, कंपनी विल नॉट बी लायबल, पर्सन लायबल होगा। सपोज कंपनी के एमओए में लिखा था कि वो इतने डॉलर्स तक का ही ट्रीटमेंट, इतने डॉलर्स तक का ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे आपको एक केस लॉ भी आएगा, $3000 की कहानी थी, तो वो $3000 तक का ही $1000 तक का ही एक्ट कर सकती है, लेकिन किसी पर्सन ने उसके साथ $3000 का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, ट्रांजैक्शन किया, तो कंपनी ऊपर हाथ कर सकती है कि भाई देखो मेरे एमओ में $1000 का ही लिखा हुआ था, आपने कितने का बोला, 3000, तो पर्सन विल बी लायबल। द रीजन बीइंग कि हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी का जो एमओ है वो पब्लिकली डॉक्यूमेंट है। पब्लिकली डॉक्यूमेंट है मतलब आपने भी सब कुछ देखा है, आपने सब कुछ देखा है तो आप हमारे साथ क्यों ट्रांजैक्शन किए, राइट, समझ लो। ऐसा बहुत बार होता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंपनी के फेवर में होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो पर्सन के फेवर में भी होता है, आउटसाइडर के फेवर में भी होता है। आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। अभी आपको पिक्चर ये क्लियर हुई कि अल्ट्रा वायरस मतलब क्या, आप बियॉन्ड द पावर कुछ काम कर रहे हो, एमओ में जो आपने मेंशन नहीं किया वो एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस माना जाएगा कि ये वॉइड एब इनिशियो है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये नल है, आप कहीं भी इसका सूट फाइल नहीं कर सकते। The whole position regarding the doctrine of ultra virus can be summed up as, ठीक है, अब उसको अपन ऐसे देख सकते हैं, when an act is performed which through legal in itself, ठीक है, जो legal तो है, it is not authorized by the object clause of memorandum or by the statute, it is said to be ultra virus by the company and it is null and void, ठीक है। यानी कि क्या है कि कोई भी काम आपने ऐसा किया जो कि लीगल है अपने आप में, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, कंपनी का जो उद्देश्य रहता है उसमें नहीं है, या फिर आपका जो लॉ है उसमें कवर वो नहीं हो रहा है, तो ये माना जाएगा इट इज सेट टू बी अल्ट्रा वायरस, द कंपनी हैंज नल एंड वॉइड। ये वाला जो आपने एक्ट किया वो एक्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा, जिसका कोई भी
अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो। An act which is ultra vires the company cannot be rectified even by unanimous consent of all the shareholder। अगर ऐसा काम जो कि आपके एमओए में ही नहीं है, तो आप अगर सारे शेयर होल्डर्स का भी कंसेंट ले लो तो भी आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि ये विद इन द पावर है, इंट्रा वायरस है, नहीं बोल सकते हो, राइट। An act which is ultra virus, the director but the intra virus of the company can be rectified by the members of the company through the resolution passed by general meeting। डायरेक्टर्स ने एक्ट का पालन नहीं किया तो कैन बी रेक्टिफाइड। देखो, अब अपने जो ऊपर पड़ा था वो कंपनी को लेकर था, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो डायरेक्टर्स ने किया, ठीक है, लेकिन वो भी आपके पावर्स में नहीं था, बट अब डायरेक्टर्स के जो पावर्स हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, राइट। बाहर से जो आपको रिलेशन रखना है वो होता है एमओए में। बाहर की दुनिया आपकी एमओए है और कंपनी के अंदर की दुनिया आपकी एओए है, ठीक है। तो एओए में अल्टर पॉसिबल है, वहां के काम अगर आपके अल्ट्रा वायरस हो रहे हैं तो आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो, एमओए वालों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इफ an act is ultra virus, the article can be rectified by the altering the article special resolution at a general meeting। और एओए को अल्टर करना आसान है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनली मैटर्स जिसमें डिफाइन होता है वो कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो एमओए है वो बाहर के मैटर्स को देखता है, आपका जो एओ है वो इंटरनली मैटर्स को देखता है। दोनों ही कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हैं, नेसेसरी हैं, बट एओए जो है वो थोड़ा सा अपन बोल सकेंगे कि भाई ठीक है, फैमिलियर है, हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एमओए कन्वर्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। Section 5 of Companies Act 2013 seeks to provide the content and models of article association। These sections lays down following laws। देखो, इसमें क्या क्या आ जाता है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आ जाता है। रेगुलेशंस होंगे आपके, इंक्लूजन्स ऑफ मैटर्स होगा, कंटेंट प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट्स की आर्टिकल में जब जब आपको चेंजेस करना है तो कैसे करना है वो भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, ठीक है। या फिर उस चीज़ का मैनर कैसे, कि अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया कि आपको क्या करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन कब होता है, इन द जनरल मीटिंग। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ इनरिचमेंट्स ऑफ प्रोविजंस, ठीक है, यानी कि जो भी इनरिचमेंट्स हैं, कुछ भी आपने चेंजेस किया तो आपको आरओसी को इसका नोटिस देना पड़ता है कि हमने आर्टिकल में ये अल्टर किया है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल अपने अपने आप में एक फॉर्म्स भी होता है कि अगर आपने आर्टिकल नहीं लिखा सपोज कंपनी का, तो आपको टेबल है एप्लीकेबल होता है, क्या एप्लीकेबल होता है, वो वाली सारी चीजें। देखो, द फॉलोइंग्स आर द की डिफरेंस बिटवीन द एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑलमोस्ट 1 आवर होने में है, लेक्चर कभी भी स्किप हो जाएगा तो इसके बाद का कंटिन्यू में ले लूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो, बट आई एम ट्राइंग कि ये यहीं फिनिश हो जाए। बेसिकली डिफरेंस दोनों में जो मैंने आपको बताया कि एमओए जो आपका है कंपनी का बाहर के साथ क्या दायित्व है, क्या ड्यूटीज है वो बताता है ना। और आपका जो आर्टिकल है वो क्या बताता है कि कंपनी के इंटरनली क्या क्या अफेयर्स है, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर सारी चीजें जो इंटरनली होती है। अब आ जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, है ना। देखो, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसको बोलते हैं, ठीक है। Section 399 of Companies Act 2013 provide that any person can inspect by electronically means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy of extract of any document including certificate of incorporation any company on payment of prescribed fees। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, इसकी पिक्चर ये है कि आपके कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट है वो आरओसी के पास फाइल होते हैं, चाहे वो आपका एमओए हो, ए हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर तो सारी चीजें, ठीक है, सब चीजें हम आरओसी के पास फाइल करता है। वो सारी चीजें पब्लिकली होती हैं। आप आरओसी को एक नॉमिनल फी पे करते हो, 100 रुपीज आई थिंक सो। वो अगर आप नॉमिनल फी पे करते हो, रजिस्टर्ड आईडी आपको बनानी पड़ती है एमसी की वेबसाइट पे, वहां से आप ले सकते हो कंपनी का सर्च। कंपनी का सर्च या जिस कंपनी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप वहां से डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि हम ये मान के चलते हैं, कंपनी ये मान के चलती है कि सारी पब्लिक को सब कुछ पता है अबाउट द कंपनी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना, ये लाइन लिख देना तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एकदम से क्लिक हो जाएगा कि भाई पब्लिक को लेकर हम बता रहे हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, मतलब इट इज इन फेवरेबल ऑफ कंपनी, कि हम ये बोल के पल्ला झाड़ सकते हैं कि पब्लिक है उसको सब पता है, तो हम रिस्पॉन्सिबल क्यों हुए। अगर आपको पता है कि हमारे क्या क्या पावर्स हैं, हम उस पावर्स के अगेंस्ट नहीं जान सकते, तो आप क्यों हमारे साथ कंट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। मतलब इट मीन्स ये हो जाएगा कि अगर कंपनी की भी गलती है तो माना जाता है कि आप पब्लिक को आप सब जानते हो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, पब्लिक के ऊपर। अब उसके नीचे आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, देखो ये एक एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन वर्ड मतलब जो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है।
अब ऊपर वाला क्या कह रहा था कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, मतलब हम कंपनी का फेवर ले रहे थे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ जिसमें पब्लिक ये बोल रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पावर में ही नहीं था, तो हम पब्लिक को क्या बोलेंगे कि भाई आप पब्लिक हो, आप सब जानते हो, आपने आरओसी के पास डॉक्यूमेंट थे, आपने आरओसी के पास डॉक्यूमेंट देखे थे, हम ये मान के चलते हैं आपने उनका कॉपी लिया था, प्रिस्क्राइब फीस लिया था, सब आपने देख के वो सारी चीजें देखी हुई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर हम ये मानते हैं कि ये पब्लिक है बट ये सारी चीजें नहीं जानती है। जो कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है ना, यानी कंपनी की आंतरिक बातें, जो चीजें आप स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू नहीं बल्कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू या बोर्ड मीटिंग के थ्रू पास करते हो, भाई वो पब्लिक कैसे जानेगी? जो डॉक्यूमेंट आरओसी के पास गए ही नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक ने अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाली चीजें क्या हो गई, एक्सेप्शन, ऊपर के रूल को फॉलो नहीं करती हैं। यानी ऊपर हम कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि कुछ भी गलत होगा तो माना जाएगा कि भाई पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप सब जानते हैं दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड बी फुल अलर्ट व्हाइल डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। बट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये हो जाता है कि ठीक है पब्लिक है, सब जानती है, बट पब्लिक है सारी चीजें नहीं जानती है जो कि इंटरनली अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओहो, चैप्टर इज ओवर। चलो, अब ये जो ऊपर का जो समरी था इसके सारे केस लॉज हैं। इसमें केस लॉज मैंने पूरे टॉपिक्स में कहीं भी कवर नहीं किए हैं क्योंकि वो अपने आप में हैवी कंटेंट है। ठीक है, उसके लिए एक आधा लेक्चर इज नॉट सफिशिएंट। आई होप हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवीजन। एक बार ये लेक्चर सुनने के बाद आपको बुक की थॉरली स्टडी पर आना है, और बिफोर लिसनिंग लेक्चर एक बार अगर हो सकता है तो आपने एक बार तभी तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो चीज़ें दिमाग में फिट बैठेंगी। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे। आई होप यू लाइक इट। जैसा भी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच। चलो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ट्रिटी स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, कंसेप्चुअली आपका वंस और कुछ बार तो हो ही गया होगा आई होप। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का कोई हेल्प लगता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मुझे जो भी बन पड़ेगा आई ट्राई फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट। Have a good day. Bye bye. Wish you all the best for your further study.